उसमें एक सब कैटेगरी है, वो है हाई ग्रेड ग्लायोमा। एंड ये सब चीज इलाज करने के बाद मरीज का जो रिकवरी है वो कैसा रहेगा। जब ग्लायोमा बनेगा तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि ब्रेन का मटेरियल ही ट्यूमर बन के कन्वर्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ग्लायोमा वाले हैं, जिनका ऑपरेशन 10 साल पहले हो रखे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम सीधा कूद जाएंगे हमारे टॉपिक में। वो क्या है? आज का जो टॉपिक है वो है एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर है जिसको हम कहते हैं ग्लायोमा। अब जीबीएम या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म क्या है? वो उसमें एक सब कैटेगरी है, वो है हाई ग्रेड ग्लायोमा। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है ये ग्लायोमा, इससे मरीज को क्या दिक्कत होंगे, कैसे इसके लक्षण क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, इसका इलाज क्या क्या होता है, एंड ये सब चीज इलाज करने के बाद मरीज का जो रिकवरी है वो कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, ग्लायोमा क्या है? एक तरह का ब्रेन ट्यूमर है। अब ब्रेन ट्यूमर क्या है? ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो ब्रेन ट्यूमर है, करेक्ट? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हुआ यह है कि जो हमारे खोपड़ी के अंदर कुछ भी अगर ट्यूमर हो उसको हम बहुत ब्रॉड कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ही कहते हैं, चाहे वो ब्रेन का जो प्रॉपर मटेरियल है उससे बना हो या उसके अगल बगल के स्ट्रक्चर से बना हो, उसको हम लेमैन लैंग्वेज में ब्रेन ट्यूमर ही कहते हैं। बट ग्लायोमा जो है ना, वो सच में इन प्रॉपर वर्ड्स ब्रेन ट्यूमर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ब्रेन के जो सेल्स है वही जब ट्यूमर होके कन्वर्ट हो जाते हैं तब बनता है ग्लायोमा। इसको मैं और अच्छे से बताऊं कि ब्रेन ट्यूमर में बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि श्वानोमा, मेनिंजियोमा, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कहते तो है हम ब्रेन ट्यूमर, बट वो एक्चुअली ब्रेन का जो मटेरियल है उससे नहीं बनता है। ब्रेन के अगल बगल के, जैसे मेनिंजियोमा जो है ब्रेन का कवरिंग है उससे बनता है, श्वानोमा जो है नर्व्स की जो कवरिंग है उससे बनता है, एक्सेट्रा। तो ग्लायोमा जो है ट्रूली ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि वो ब्रेन का ही मटेरियल से बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब ग्लायोमा बनेगा तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि ब्रेन का मटेरियल ही ट्यूमर बन के कन्वर्ट हुआ है। और अगर हम बाकी ट्यूमर्स को कंपेयर करें, जैसे कि मेनिंजियोमा, श्वानोमा, पिट्यूटैडिनोमा, ग्लायोमा में पेशेंट को प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ चांसेस ज्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा ही होगा, बट चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ब्रेन का जो मटेरियल है वही ट्यूमर बन के कन्वर्ट हो रहा है। तो बाकी चीजों के कंपैरिजन में वो इतना अच्छा नहीं है। अब ये देखते हैं कि मरीज को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जो सिम्टम्स आएंगे वो बहुत ही वेरिएबल है, बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको हम कुछ कुछ डिफरेंट कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो ये कि नॉट जस्ट ग्लायोमा, बाकी ट्यूमर्स का भी आप ये मान सकते हो, बट फिर भी लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। वो जो उस ब्रेन का पार्ट काम कर रहा था वो ग्लायोमा बनने के वजह से अभी काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिम्टम्स। सेकंड, वो सिम्टम्स जो इस ट्यूमर बन के जैसे इसका साइज बढ़ गया तो अगल बगल के स्ट्रक्चर दबने लगे, है ना, तो वो दब जाते हैं, वहां पे स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। वो हमारा बॉडी का नेचर है, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए आसपास में सूजन आ जाता है। तो अगल बगल में जो सूजन बना है या फिर जो स्ट्रक्चर्स दबे हुए हैं उसके वजह से सिम्टम्स आना, ये सेकेंड टाइप के सिम्टम है। थर्ड जो सिम्टम है वो ये कि हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर है। खोपड़ी तो हड्डी से बना हुआ है, वो बड़ा नहीं होगा, साइज उतना ही रहेगा। तो अगर अंदर ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो बाकी जो नॉर्मल ब्रेन है, जो वैसे तो उस ट्यूमर के पास भी नहीं है, बट फिर भी उसको खोपड़ी के अंदर जगह शॉर्टेज होगा, उस वजह से कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले जो ये थर्ड कैटेगरी है इसको हम देखते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स जो खोपड़ी के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से, जगह कम होने की वजह से जो आता है उसको हम कहते हैं सिम्टम्स ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इससे यूजुअली हेडेक, वॉमिटिंग,
आ सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन वाले सिम्टम है, बट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली पेशेंट बेहोश हो जाएगा एंड जान के लिए भी ये खतरा हो सकता है। बाकी जो पॉइंट नंबर 2 है, जो अगल बगल के स्ट्रक्चर के दबने के वजह से, ये डिपेंड करेगा कि ट्यूमर है कहाँ पे। एक्चुअली उस हिसाब में हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ग्लायोमा एंटायर ब्रेन में है कहाँ पे, एंड जहां पे वो बन रहा है चाहे उसका फंक्शन या अगल बगल के स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। तो अगर ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो ऑपोजिट साइड का हाथ पैर को कंट्रोल करता है, हाथ पैर का जो मूवमेंट को अगर कंट्रोल करने वाला है, तो हाथ पैर में कमजोरी आ सकता है, एक साइड में कमजोरी, या आंखों की रोशनी में दिक्कत, या बैलेंस में दिक्कत, या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि हम जिसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, तो वहां के आसपास या फिर वहीं पे ट्यूमर बनने से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, होश। तो ये सब बहुत वेरीड, बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है। तो ये मेनली डिपेंड करता है कि ट्यूमर है कहाँ पे। जो सेकंड कैटेगरी, मतलब सेकंड वे जैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये कितना जल्दी ग्रो हुआ है, क्या ये धीरे 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 ग्रो होने वाला ट्यूमर है या फिर बहुत रैपिड अचानक से, मतलब कुछ हफ्तों में ग्रो होने वाला ट्यूमर है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड दौरे, ब्रेन के अंदर कुछ भी हो जाए उससे दौरे आने का खतरा तो होता ही है। अब जैसे कि मैंने बोला, कुछ कुछ ट्यूमर धीरे 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 ग्रो होंगे, कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स मतलब ग्लायोमास बहुत जल्दी ग्रो होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बहुत हाई ग्रेड है, बहुत एग्रेसिव है, तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। पेशेंट को बस एक दौरा आ गया और आपने एमआरआई कर लिया तो पता चला कि पेशेंट को हाई ग्रेड ग्लायोमा है। या लो ग्रेड है तो भी दौरा आ ही सकता है, बट यूजुअली जो मरीज का हिस्ट्री है वो बहुत लॉन्ग टाइम का रहता है कि मुझे 1 साल से हेडेक था, या अभी धीरे 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 हाथ पैर में कमजोरी आ गया, इस टाइप का सिम्टम्स होगा। या अगर बहुत हाई ग्रेड वाला है तो इमीडिएट, मतलब 1 महीने पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक था, अभी जाके सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया ग्लायोमा के सिम्टम्स। अब वैसे जो ग्लायोमा है इसको हम 4 ग्रेड्स दिया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 थोड़ा सा रेयर है कुछ कुछ सिम्टम्स स्पेशली बच्चों में ये पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द लो ग्रेड ग्लायोमास जो है वो है ग्रेड 2 में, तो हम डिफ्यूज एक्स्ट्रोसाइटोमा भी कहते हैं। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का हम लो ग्रेड कहते हैं, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 को हाई ग्रेड कहते हैं। जो ग्रेड 4 ग्लायोमा है उसको हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे कहते हैं। एंड इन सिंपल वर्ड्स वो होता है ब्रेन का कैंसर। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 थोड़ा सा बेटर है, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 थोड़ा खराब रिजल्ट वाला है। तो एक बार ये डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हमें एमआरआई ब्रेन करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ और इन्वेस्टिगेशंस की भी जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एमआरआई ब्रेन से हमें लगभग कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि कंप्लीट उसको निकालने के लिए और एक्सीशन, और हो सकता है जस्ट बायोप्सी के लिए। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जब हम कंप्लीट एक्सीशन को रेकमेंड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बायोप्सी देके जो फर्दर ट्रीटमेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो जब भी हम ऑपरेशन के बारे में कहते हैं तो एक नेचुरल सवाल हर मरीज के या मरीज के फैमिली वालों के दिमाग में ये आता है कि क्या ये सेफ है। अब देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर ब्रेन ट्यूमर हो या कुछ भी ब्रेन का ऑपरेशन हो, और अगर आपको कोई न्यूरोसर्जन बता रहा है कि इसमें 0 रिस्क है, ये बिल्कुल सेफ है, तो वो झूठ बोल रहा है। रिस्क तो होता ही है, बट हमें ये देखना पड़ता है कि इसको ऑपरेशन करने से पॉसिबल रिस्क जो है वो ज्यादा है, या फिर ऑपरेशन करे बिना ऐसे ही छोड़ने से रिस्क ज्यादा है। तो ये हमें जो रिस्क बेनिफिट रेशियो जो है उसको वे करके हमें डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ कुछ एरिया के ट्यूमर्स हैं जिसको हम बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करते, जैसे ब्रेन स्टेम ग्लायोमा कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम माने ब्रेन मतलब सब कुछ है, वो जान है। ब्रेन स्टेम के बिना ना इंसान सांस ले सकता है, ना वो होश में रहेगा, तो वहां से ट्यूमर निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी कुछ कुछ सेफर एरियाज है, वहां से हम कंप्लीटली निकाल पाएंगे। तो हमेशा हर ऑपरेशन में आपके न्यूरोसर्जन जो है रिस्क बेनिफिट रेशियो को वे करके ही डिसीजन लेंगे। अगर ट्रीटमेंट करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम
सबसे पहले ऑपरेशन करके डायग्नोसिस को कंफर्म करना पड़ता है, चाहे वो कंप्लीट रिमूव करके या फिर सिर्फ बायोप्सी से। तो जब इस ट्यूमर को हम निकाल के जांच के लिए भेजेंगे, वहां से जब रिपोर्ट आएगा तब सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि ये ग्लायोमा है भी कि नहीं। अगर ग्लायोमा है तो इसका ग्रेड क्या है। तो ग्रेड जानना इसलिए जरूरी है कि कुछ कुछ हाई ग्रेड ग्लायोमा के लिए हमें इन एडिशन टू ऑपरेशन रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता है। कुछ कुछ लो ग्रेड ग्लायोमा के लिए भी देते हैं, ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा के लिए भी हम रेडिएशन देते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये कंप्लीट निकल गया या कुछ कुछ बचा हुआ है। तो इन सब चीजों को देख के हम रेडिएशन के बारे में डिसाइड करते हैं। तो अगर मरीज का ऑपरेशन हो गया एंड मरीज ठीक है, अगर रेडिएशन सजेस्ट किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली रेडिएशन लेना चाहिए। एंड रेडिएशन के साथ साथ एक टैबलेट भी देते हैं जिसको हम कहते हैं टिमोजोलामाइड, इसको कुछ दिनों तक कंटिन्यू लेना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का कीमोथेरेपी है जहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं होता है, ये टैबलेट को लेना पड़ता है। एंड ये सब होने के बाद मरीज का रिकवरी कैसे होगा, ये रिकवरी भी बहुत ही वेरिएबल है। दो मेन चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला ये कि ये इसका लोकेशन क्या था, क्या ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेन के जो एरियाज है वहां से आया हुआ है, या कुछ नॉन इलोक्वेंट कहते हैं जिसको कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करना भी ठीक है, क्या नॉन इलोक्वेंट एरिया से आया हुआ है। सेकेंड ये है कि वो कितना एग्रेसिव है, उतना उसका ग्रेड क्या है। अगर लो ग्रेड ग्लायोमा है तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 10 साल पहले लो ग्रेड ग्लायोमा के लिए ऑपरेशन किया था एंड वो अभी भी ठीक है, अपना काम दाम सब कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको कुछ कुछ टैबलेट्स रेगुलरली लेने की जरूरत हो एंड रेगुलर इंटरवल पे एमआरआईज करने की जरूरत हो, बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ग्लायोमा वाले हैं जिनका ऑपरेशन 10 साल पहले हो रखे हैं। ग्रेड 3 थोड़ा सा खराब है, हो सकता है कि 2-3 साल तक जिए, या कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ज्यादा भी जिए हुए हैं, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट ग्रेड 4 ग्लायोमा जो है जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे कहते हैं, वो यूजुअली खराब है इन द सेंस ऑपरेशन करने के बाद रेडिएशन कीमोथेरेपी सब देने के बाद जनरली मरीज का जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 1 ईयर तक ही होता है। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे मरीज 2 साल तक जिए है। कुछ कुछ अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट था जिसको 2.5 साल के बाद रिकरेंस हुआ, तो अभी रीऑपरेट हुआ है। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, बट जनरली जब हम जीबीएम को ऑपरेट करते हैं तो फैमिली वालों को यही कहते हैं कि ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये सब मिलने के बाद भी लाइफ स्पैन को हम लगभग 1 साल तक ही बढ़ा पाएंगे। तो जीबीएम डेफिनेटली इज नॉट सो गुड। बाकी अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रीक्वेंट फॉलो अप में रहे, फ्रीक्वेंट एमआरआईज कराए, जैसे कि जो आपके न्यूरोसर्जन या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंट एमआरआईज करना पड़ेगा, ताकि अगर रीग्रोथ है तो उसको बहुत जल्दी स्टेज में ही हम पिक करें और उसके लिए जो भी इलाज करना है वो बहुत जल्दी ही कर पाए। तो ये ग्लायोमा के रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं जो आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो। आपके मन में कुछ अगर क्वेरीज है, आप अगर चाहते हो कि इससे इसका कोई सब कैटेगरी है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी एक अलग वीडियो बना दूं। बाकी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।